चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे 12th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर है। देखिए, हमने ये प्रीवियस ईयर का बुक ही रखा है, इसी से सारा क्वेश्चन हमने इसमें डाला हुआ है। और ये 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 उठा के देख लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन सब वही है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, और ये इसका पार्ट 2 है, यानी दूसरा वीडियो है। तो आइए इसमें हम देखते हैं। देखिए, 2009 में पहले कथन और कारक का क्वेश्चन पूछा जाता था, और अब तो कथन कारक का क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो 2009, 10, 11, 12 में जितने भी फिजिक्स में बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 12th में, उसमें कथन कारक का क्वेश्चन था। तो ये 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कथन कारक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया है ए नंबर, ऊपर सजेशन दिया रहता है, उसी अनुसार आपको नीचे आंसर चूज करना है। जैसे दिया है कि अगर कथन एक सही रहेगा, कथन 2 सही रहेगा तथा कथन एक का सही व्याख्या वो करेगा। दोनों कथन अगर सही रहेगा, कथन 2 और कथन 1 का सही व्याख्या करेगा, तो उसका आंसर ए होगा। 2 नंबर देखिए, अगर दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर बी होगा। यानी दोनों कथन सही होगा लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा, तो उसका आंसर बी होगा। ये थोड़ा टफली क्वेश्चन हो जाता था, लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन तो शायद नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पहले एग्जाम में पूछा जाता था। आगे देखिए, सी नंबर, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है, तो इसका आंसर सी होगा अगर कथन के अनुसार। आगे देखिए, डी नंबर में बोला है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। चलिए, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एकदम हूबहू क्वेश्चन है 2009 का, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग उठा के देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन था कि कथन 1 कह रहा था कि ये जीनर डायोड है। ये जो चित्र है ये जीनर डायोड है, तो क्या ये जीनर डायोड है? चलिए, इसको हम लोग देखेंगे। और कथन 2 कह रहा है कि जीनर डायोड पश्च अभिनति के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, जीनर डायोड पश्च अभिनति के सिद्धांत पर काम करता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो सही है। कथन 2 सही है। और ये वाला देखिए, ये क्या जीनर डायोड है? तो देखिए, जीनर डायोड ऐसे नहीं होता है। मैं आप लोग को बता दूं, जीनर डायोड का चित्र इस टाइप से होता है। सॉरी, ये होता है जीनर डायोड, इसको बोलते हैं जीनर डायोड। देखिए, इस टाइप से और इधर इस टाइप से, ये है जीनर डायोड का फिगर। देखिए, ये जीनर डायोड हो जाता। अगर ये इधर थोड़ा सा फिगर बढ़ा दिया जाता, इधर बढ़ा दिया जाता, ये जीनर डायोड हो जाता, लेकिन ये सीधा खींच दिया है, इसलिए ये जीनर डायोड नहीं है, इसलिए ये गलत है। देखिए, जीनर डायोड ऐसे होता है, ऐसे, यानी इस टाइप से। ये तो सीधा इस टाइप से खींचा था, थोड़ा सा अगर इसको इधर बढ़ा देता और इससे ऐसे बढ़ा देता, ये जीनर डायोड का संकेत हो जाता। ये जीनर डायोड होता है। और ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं कैथोड, इधर वाला यानी माइनस, इसको बोलते हैं एनोड यानी प्लस वाला। और इधर वाला जो होता है ये वाला पार्ट, इसमें होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। और इधर वाला पार्ट में होता है पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक चालक। आई होप आप लोग इससे अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अगर कभी भी आपको जीनर डायोड के बारे में ये पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, जीनर डायोड का चित्र इस टाइप से बनता है। आप लोग इसे माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भुलाइएगा नहीं। ये है जीनर डायोड का चित्र, इसे आराम से समझ गए। इधर होता है एनोड, इधर होता है कैथोड, ये इधर होता है पी प्रकार का अर्धचालक, और इधर होता है एन प्रकार का अर्धचालक। चलिए, और तो इसमें क्या हुआ, इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और दोनों ही जीनर डायोड से ही संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। नो सॉरी, कथन 2 गलत है, ये वाला गलत है। कथन 2 गलत है, और कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो कथन 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। जब कथन 1 गलत हो और कथन 2 सही हो, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा डी। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर, आममीटर तथा वोल्ट मीटर में सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्ट मीटर का होता है। यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्ट मीटर का होता है। चर्चा किसके किससे किया गया है? गैल्वेनोमीटर का, आममीटर का और वोल्ट मीटर का। देखिए गैल्वेनोमीटर, आममीटर और वोल्ट मीटर, इसमें सबसे अधिक जो होता है प्रतिरोध वोल्ट मीटर का होता है, ये बात सही है। क्योंकि वोल्ट मीटर में जो तार होता है वो सर्पिल आकार में मोड़ा जाता है, इसलिए इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए ये कथन सही है। कथन एक सही है। किसी परिपथ में आममीटर को सर्वदा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आममीटर को आप लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़िएगा और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़िएगा, ये भी बात सही है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई का सामर्थ्य चुंबकीय क्षेत्र बी से काफ़ी अधिक रहता है। आगे देखिए, ये कथन 1 का है और कथन 2 का है। विद्युत चुंबकीय तरंग लंबवत विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, लेकिन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अक्षेपित होता है। ये कथन 2 कहा है। देखिए तो इसमें जो कथन 2 एक कह रहा है और एक कह रहा है क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई का सामर्थ्य चुंबकीय क्षेत्र बी से काफ़ी अधिक होता है। चलिए तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग रफली कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 14 नंबर देख लीजिए। देखिए इसमें 2 चीज़ का चर्चा किया गया है। चर्चा किया गया है विद्युत क्षेत्र ई और एक है चुंबकीय क्षेत्र बी। हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बी से काफ़ी अधिक रहता है। क्या अधिक रहता है? इसका सामर्थ्य कह रहा है। देखिए मान के चलिए कि ये कोई 3D शेप है, मानते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। अच्छा, इधर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, मान के चलिए इधर विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप में नीचे। देखिए तो मान के चलिए अगर हम यहाँ से करंट को फॉलो करेंगे तो इस टाइप में इसका क्षेत्र ऊपर जाएगा, इस टाइप में। यानी अगर हम यहाँ से करंट अगर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर करंट अगर हम देते हैं तो इसका क्षेत्र इधर जाएगा, इधर भी आएगा, दोनों साइड में जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। देखते हैं डायरेक्शन की। अगर मान के चलिए यहाँ से करंट हम फॉलो करते हैं, ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट जब यहाँ से जा रहा है तो ये अपना क्षेत्र यहाँ भी उत्पन्न करेगा, इस साइड में भी उत्पन्न करेगा, और इधर जब आ रहा है तो इस साइड में भी उत्पन्न करेगा। यानी दोनों तरफ इसका क्षेत्र बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। आगे देखिएगा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ अगर करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से फॉलो करेगा यहाँ से, तो इसमें आकर्षण की क्षमता आएगी, जो कि मैग्नेट का गुण आएगा। अगर किसी भी तार में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको जनरली पता है कि उसमें मैग्नेट का गुण आता है। तो अगर इधर से जा रहा है तो जितना क्षेत्र ये इधर से घेर के जाएगा तार, इधर से मान के चलिए इस शेप में जाएगा, उतना ही शेप यहाँ से ये मैग्नेट भी बनाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। अब देखिए इतना ही क्षेत्र भी बनाएगा। मान के चलिए नीचे गया है करंट, तो करंट इतना क्षेत्र लिया है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी इतना ही बनेगा, ऊपर सेम बनेगा। यहाँ ऊपर लिया है इतना क्षेत्र, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? नीचे इतना ही बनेगा। इसीलिए देखिए यहाँ से इस तार में अगर हम करंट फॉलो करते हैं, यहाँ से फॉलो करते हैं, तो इसका जितना ये इधर कर्व होगा है उतना ही इसका नीचे जो होगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसीलिए जो भी तार होता है, वायर होता है, नंगे तार को हाई पर रखा जाता है। अगर उसे थोड़ा लो पर रखा जाए तो जितना अगर आप उसे लो पर रखिएगा उतना ही ज़्यादा वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा।
उस पीरियड में होगा क्या कि जो लो पे रहेगा, अगर कोई छोटा जीव जंतु है उसको वो अगर उसमें वोल्टेज ज़्यादा है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा आएगा, वो क्या करेगा, खींचेगा, वो अपने तरफ खींचता है। तो हो सकता है वो अपने तरफ खींच ले, उसे सटा ले, तो वो जल जाएगा, करंट उसे शॉर्ट सर्किट लग जाएगी, वो मर जाएगा। इसलिए जितने भी तार होते हैं, नंगे तार को हाई लेवल पर रखा जाता है, ऊंच लेवल पर। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। देखिए, मान के चलिए करंट है, अगर ये करंट फॉलो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उतना ही डायरेक्शन में नीचे इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगर ये करंट इस दिशा में फॉलो हो रहा है तो इसका इतना ही क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यानी समान। इसमें क्या होता है, इसमें भी जितना आवेश आएगा इसमें भी नीचे आवेश रहेगा, यानी समान आवेश रहेगा, समान आवेश ले जाएगा ये दोनों। चलिए इस बात को समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब देखिए, क्वेश्चन एक क्या कहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई का सामर्थ्य चुंबकीय क्षेत्र बी से काफ़ी अधिक होता है। अधिक होता है? नहीं होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए ये गलत है। अभी हमने देखा कि दोनों का सामर्थ्य क्या होता है, समान होता है। अब भाई इधर ये अगर चुंबक विद्युत क्षेत्र है, सॉरी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड भी तो उतना एरिया ले ही रहा है। अगर मान के चलिए कि इतना यहाँ से अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों तो सेम बना रहा है, इसलिए दोनों का सामर्थ्य क्या होगा, समान होगा। इसका सामर्थ्य क्या होगा, समान होगा, समान होगा। ये क्या कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग लंबवत विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, लेकिन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अवक्षेपित होता है। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग लंबवत विक्षेपित कभी नहीं होगा। अब मान के चलिए कि अगर इस तार से अगर हम करंट फॉलो कर रहे हैं, तो अगर ये इस टाइप से फॉलो हो रहा है, तो ये लंबवत विक्षेपित होगा, कभी नहीं होगा। अब देखिए, चूंकि इसका मैग्नेटिक एरिया भी अगर बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, लंबवत बनवे नहीं करेगा, लंबवत विक्षेपित होगा, नहीं होगा। अगर ये करंट है, सॉरी, ये करंट है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अगर इस टाइप से ये तार विक्षेपित हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से विक्षेपित तो वो भी तो होगा, क्योंकि समान आवेश दोनों में जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये लंबवत विक्षेपित हुआ, नहीं हुआ। चलिए, ये भी क्या है, गलत है, यानी दो भी गलत है, यानी कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। आगे देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 वाट के लेजर से धातु की परत में छेद हो जाती है, जबकि 100 वाट की टर्च लाइट से छेद नहीं होता है। ये कथन 1 का कहना है, और कथन 2 का कहना है कि लेजर प्रकाश की आवृत्ति एवं वेग टर्च प्रकाश की आवृत्ति एवं वेग से बहुत अधिक होता है। तो ये दो कथन हैं, और कथन 1 और कथन 2 दोनों हमने देखा। तो चलिए इसमें हम लोग समझते हैं। कथन 1 कह रहा है कि 0.1 वाट का लेजर देखिए दोस्तों, ये जो लेजर होता है ना, इसका जो प्रकाश होता है, मान के चलिए कि ये हमने एक छोटा सा लेजर बनाया, ये छोटा सा लेजर बनाया और यहाँ इसका छोटा सा स्विच दे दिया। अब इसका जो प्रकाश होगा ना, एकदम सीधा जाता है। हमने बचपन में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे लेके इसे आँख पर और मुंह पर बांटते थे लेजर, यानी इसका जो प्रकाश होता है एकदम सीधा जाता है, एकदम सीधा। और देखिए दोस्तों, और यही एक हम टर्च ले लेते हैं, मान के चलिए कि यही एक टर्च हो गया, यहाँ पे इसका यहाँ पे ये स्विच हो गया। ये टर्च का जो प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो ये कुछ इस दिशा में बिखरेगा, ये कुछ इस दिशा में बिखरेगा, यानी टर्च का जब भी प्रकाश निकलता है वो बिखरने लगता है। और ये क्या होता है, ये कुछ दूर तक जाके ये सिमट जाएगा। चूँकि सिमटने का रीज़न है, इसका जितना ही प्रकाश है वो सब तो बिखर गया, इधर उधर बिखर गया। इसका प्रकाश के जितने ही फोटोन की ये कण होंगे ये तो सब बिखर गए, और इसका जो कण होता है वो नहीं बिखरता है। आप इसे देखे होंगे कि आप यहाँ से बांटना स्टार्ट किए तो ये इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, ऐसा भागता है, नहीं भागता है। इसका जो कण होता है एकदम सीधे वे में भागता है, एकदम सीधे। तो इसमें जो होता है, इसमें जो फोटोन के कण होते हैं वो संगत होते हैं। इसमें जो फोटोन के कण होते हैं
फोटोन का कण, इसमें जो फोटोन का कण होते हैं वो संगत होते हैं, संगत होते हैं। इसलिए संगत होते हैं, संगत होने के कारण इसका जो होता है ये तरंगदैर्घ्य बहुत लंबा, बहुत दूर तक जाता है। और देखिए ये टॉर्च वाला क्या होता है, ये संगत नहीं होता है, इसका फोटोन का कण जो होता है संगत नहीं होता है। अब संगत नहीं होने के कारण ये क्या होता है, बिखर जाता है। फोटोन कण संगत नहीं होता है, संगत नहीं होता है। देखिए इसलिए ये बिखर जाता है। अब इसलिए अगर आप इसे 1000 वाट का भी अगर टॉर्च लेके अगर आप धातु की परत पर बारेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिखर गया, कुछ इधर गया, इधर गया, इधर गया। अब यहाँ तक जो मान के चलिए ये प्लेट है, ये कोई बड़ा सा प्लेट है, ये प्लेट है। अगर इस प्लेट पे हम बारेंगे तो इसका तो 1000 का ये वाट का टॉर्च है, तो लगभग इधर कुछ चला जाएगा, लगभग 25-30%। इसका जो कैपेसिटी होगा बहुत कम हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए इसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत इसका कण जो होता है बिखर जाता है और इसका कण नहीं बिखरता है। इसलिए ये क्या होता है, इसके जो किरण होते हैं वो धातु की परत को छेद कर देते हैं। चूँकि इसका जो कण होता है इसके जो रे में होता है पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसे एक वे में कहीं भी स्क्रीन पर नहीं बारना चाहिए। अगर आप इसे स्क्रीन पर एक वे में अगर बारते हैं तो ये स्क्रीन को जला भी सकता है, चूँकि इसमें जो तरंगदैर्घ्य की मात्रा होती है वो बहुत काफ़ी हाई लेवल की होती है। इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ए नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए 2 नंबर, लेजर प्रकाश की आवृत्ति एवं वेग टॉर्च प्रकाश की आवृत्ति एवं वेग से अधिक होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। तब अगर अधिक होगा, क्यों नहीं अधिक होगा, क्योंकि इसका प्रकाश का कण जो है एकदम सीधा वे में चलता है, इसलिए इसका आवृत्ति एवं वेग अधिक होता है। अब टॉर्च को देखिए ना, टॉर्च को बारिएगा तो यहाँ तक जाके सिमट जाएगा, लेकिन लेजर को बारिएगा तो ये काफ़ी दूर तक जाता है, तो इसका तो वेग अधिक हो गया है, आवृत्ति भी अधिक होगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, कथन ए और कथन दो दोनों सही है। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं डायनेमो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और मोटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मोटर देखिए डायनेमो जिसमें जो पंखा टाइप का होता है, जैसे पंखा मान लीजिए, अगर कोई पंखा टाइप का घूम रहा है तो उसको बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। यानी पंखा टाइप का जो भी सीजन है, जैसे देखिए मोटर में जस्ट लाइक क्या होता है, पंखा लगा होता है, तो ये क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। यानी ये यंत्र से उत्पन्न कर रहा है, और ये यांत्रिक ऊर्जा घूम घूम के क्या बनाएगा, विद्युत ऊर्जा। जैसे आप लोग देखते हैं, अगर डायनेमो का पंखी घूमता है उस टाइप से टरबाइन भी घूमता है, और टरबाइन से क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। तो इसमें डायनेमो और मोटर दोनों आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दिया हुआ भी है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और मोटर। 16 नंबर, आगे चलिए हम लोग 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध के आसपास प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता मापी जा सकती है तथा धारा वोल्टता मापी जा सकती है। तो एक विभव के प्रयोग के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा, एक विभव के प्रयोग के द्वारा। आप एक प्रतिरोध के आसपास प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को मापेंगे विभव के प्रयोग के द्वारा। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है उसके साथ साथ नाभिक में संबंध राशि का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए घनत्व यानी डेंसिटी का इसमें लोप नहीं होता है, डेंसिटी इसका नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदलता है। तो इसका डेंसिटी नहीं बदलेगा, यानी घनत्व नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदलेगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, एंड गेट का संकेत है। ठीक है, एंड गेट का संकेत क्या हो जाएगा आपको, ए इंटू बी। आगे देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, एंड गेट का संकेत क्या होगा, ए इंटू बी। और गेट का संकेत क्या होगा, और गेट का हो जाएगा ए प्लस बी। नैंड गेट का क्या संकेत होता है, ए इंटू बी क्रॉस। नॉर गेट का संकेत क्या होगा,
ए प्लस बी क्रॉस। चलिए, तो ये संकेत था, ये याद रखिएगा। ए एंड गेट का संकेत क्या होता है? ए इंटू बी। और गेट का संकेत क्या होता है? ए प्लस बी। नैंड गेट का क्या होता है? ए इंटू बी क्रॉस। नॉर गेट का ए प्लस बी क्रॉस। समान दोषयुक्त आँखों में कर्निया कितनी दूरी पर रेटिना में होना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन है, मान के चलिए कि ये कोई आँख है, ये आँख है, हमने ये आँख बनाया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्निया होता है, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है? कर्निया होता है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ ये रेटिना होता है। और जब भी कोई लाइट यहाँ से जाता है, प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। तो यानी यहाँ कर्निया से और ये रेटिना के जो बीच की दूरी होगी वो होती है 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्राकृतिक लेंस का उपयोग किया जाएगा? देखिए, निकट, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। अच्छा, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अगर नहीं याद होगा तो देखिए, ये 3 लीटर है तो इसका लेंस 4 लीटर का हो जाएगा। ये 2 लीटर है तो इसका लेंस 3 लीटर का हो जाएगा। इसका नाम यानी लेंस का नाम 3 लीटर का हो जाएगा। इस टाइप से याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दिखाई देता है तो दूर की वस्तु, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, दूर की वस्तु। दूर दृष्टि से दोषयुक्त व्यक्तियों को दूर की वस्तु दिखाई देता है। तो चलिए, आज हमने 25 क्वेश्चन कवर किया और आप लोग बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।